हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच। मैं हूं हबीब खान और मैं हूं शहबाज अशरफ। शुजा कुरैशी इस वक्त लीव पे हैं, तो उनकी बजाय मैं आज होस्ट कर रहा हूं और शुजा कुरैशी नेक्स्ट वीक से हमें ज्वाइन करेंगे। सो कैरी ऑन विद द मार्केट ने जो है वो ज़बरदस्त परफॉर्म किया और सबसे ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर इस बार फिर मार्केट में जो है वो हमें एक बार फिर जो है वो बहुत ज़्यादा हावी दिखाई दिया, क्योंकि तमाम तर बैंक्स जो है वो आउट परफॉर्म करते दिखाई दिए और इनके तमाम तर रिजल्ट्स की वजह से ही ख़ास तौर पे यूबीएल का जो आज रिज़ल्ट आया है वो बड़ा आउटस्टैंडिंग रहा। 8 रुपीज़ का जो है वो डिविडेंड दिया है सेकंड क्वार्टर में, और इसके अलावा इस यूबीएल के जो रिजल्ट्स हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए बड़े अट्रैक्टिव हैं। इस पर आगे चल के मजीद जो है वो हम बात करेंगे, मगर उससे पहले इस वीक बुल्स जो है वो मार्केट में हावी रहे या फिर बेयर्स, सबसे पहले इस पर नज़र डाल लेते हैं। सो मार्केट ने इस हफ्ते भी अपना पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रखा और 5 दिन में से 4 दिन मार्केट ने जो है वो ज़बरदस्त पॉजिटिविटी शो की। मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे एंड फ्राइडे ये सिलसिला कंटिन्यू रहा। इंट्राडे हाई की बात करें तो आज मार्केट ने 134 और 900 से ज़्यादा का इंट्राडे हाई रिकॉर्ड किया, जबकि क्लोजिंग आज हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड की गई 134,299 पे मार्केट ने जो है वो आज क्लोज किया। इंडेक्स की अगर पॉइंट्स की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो 2350 पॉइंट्स इंडेक्स जो है वो अप हुआ है, जबकि परसेंटेज की टर्म्स में 1.8% जो है वो मार्केट अप हुई है। और साथ ही साथ हम इस हफ्ते के अगर गेनर्स और लूजर्स की बात करें तो कुछ उनके नंबर्स पर भी जो है वो नज़र डाल लेते हैं। बनू वुलन मिल्स अगेन गेनर्स में रहा और टॉप गेनर रहा, 34% जो है वो इजाफा रहा। महमूद टेक्सटाइल मिल्स 26.7%, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स 18.6%, कोहाट समिट कंपनी 16%, जबकि बैंक ऑफ पंजाब 12.2% के साथ टॉप 5 गेनर्स में रहा। इसी तरह टॉप लूजर्स की बात करें तो पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड 10.9%, एयरलिंक कम्युनिकेशन 4.5%, पाक जेन पावर लिमिटेड 4.3%, वाफी एनर्जी 3.4%, जबकि बैंक इस्लामी 2.9% के साथ टॉप लूजर्स में शामिल रहे। अब नज़र डालते हैं इस हफ्ते की टॉप स्टोरीज पर। रवा हफ्ते बहुत सारी स्टोरीज़ जो है वो मार्केट में इम्पैक्टफुल रही और उनमें से बहुत सारी स्टोरीज़ को हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ पीआईए के हवाले से। पाकिस्तान की जो नेशनल एयरलाइन है उसके हवाले से एक ये खबर देखने को मिली कि 4 बिडर्स जो हैं वो उनको हुकूमत के साथ उनके मामला जो हैं वो कुछ फॉरवर्ड हुए हैं और उसके साथ साथ उसमें रूजवेल्ट जो होटल है न्यूयॉर्क में उसको भी ऑन बोर्ड ले गया। तो पीआईए के हवाले से कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो ज़रूर यकीनी तौर पर मार्केट में आगे चल के जिसको काफ़ी ज़्यादा जो है इन्वेस्टर्स के लिए भी पॉजिटिव होगी। इसके साथ साथ एक नेगेटिव खबर थी मार्केट के लिए, वो ये कि सर्कुलर डेट के हवाले से कुछ मनफी खबरें गर्दिश कर रही थी कि उसका जो प्लान है उसको सर्कुलर डेट को हल करने का, उस प्लान में हुकूमत की तरफ से कुछ ताख़ीर है और वो शायद जो है वो उसके हवाले से प्लान हुकूमत जो है वो नहीं कर पा रही है। तो इस पर शहबाज, सर्कुलर डेट को लेके पहले ही मामला बहुत डिले हुए हैं और हमने देखा कि पहले कंपनीज़ की पेमेंट थी, इस बार फिर चाइना की पेमेंट का मामला है। जो चाइना की कंपनीज़ हैं वो ये कहती हैं कि जो उनकी पेमेंट है वो पहले उनके हिसाब से उनकी तरीक़ेकार पे जो है वो चीज़ें की जाएँ, तो फिर दैन कैरी फॉरवर्ड होगी ये तमाम तरह चीज़ें जो सर्कुलर डेट हुकूमत एक प्लान कर रही है। तो मार्केट पे इसका किस तरह असर होगा और इसके हवाले से हुकूमत आप क्या देख रहे हैं, किस तरह प्लान कर रही है? आप देखें पहले सिचुएशन तो ये है कि जो सर्कुलर डेट की खबर हम देख रहे हैं पिछले 2-2.5 महीने से हम चीज़ को देख रहे हैं कि अभी डिस्बर्समेंट होगी और अभी होगी। तो अब अभी ये सिचुएशन लग रहा है कि दोबारा इन लिम्बो आ गई और क्लैरिटी नहीं है। इसमें हुआ क्या है कि स्पेशली जो पेमेंट्स हैं, जो स्पेशली सीपेक रिलेटेड प्लांट्स हैं जो बेसिकली ओन बाय चाइनीज़ हैं, उनकी एक अमाउंट होती है लेट पेमेंट सरचार्ज जो तकरीबन 200 अरब की है। अगर आप टोटल देखिए, टोटल सर्कुलर डेट की जो पेमेंट है वो तकरीबन है तो 1.3 ट्रिलियन का, मगर 600 अरब की पेमेंट जो डिस्बर्समेंट होगी और कितने क्या बैंक कितना अमाउंट देगा और किसको कितना देगा वो भी क्लैरिटी नहीं है। पर अगर आप 200 अरब देखें आउट ऑफ 600 बिलियन विच इज़ अ साइजेबल अमाउंट, तो उसमें अगर ये चीज़ चाइनीज़ एग्री नहीं करता है तो सिचुएशन ये दोबारा जो आपका 1.3 की पेमेंट है ये 1.3 की नहीं होगी, ये 1.5 ट्रिलियन रुपीज़ की हो जाएगी। तो हमें लग तो ये रहा है इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये सिचुएशन थोड़ी और लिंगर ऑन हो सकती है और पेमेंट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो पहले जून एंड में आएगी या मिड जुलाई में आएगी वो मज़ीद आगे जा सकती है, जिसकी वजह से जो सेंटिमेंट है स्पेशली इन ईएनपी स्टॉक्स एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनी वो नेगेटिव रह सकता है। सो यस, इस पे हमें वेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट की तरफ से, आईएमएफ का क्या स्टांस है, तो अभी क्लैरिटी नहीं है। सो ये सिचुएशन ये है कि ये हो सकता है कि पेमेंट मज़ीद
इसमें कुछ हफ्ते लग जाएंगे या महीने लग जाए, इस पर कोई क्लैरिटी फ़िलहाल नहीं है। अब कुछ बात करते हैं ऑटो सेक्टर की। तो ऑटो सेक्टर ने FY25 में ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। 1,48,023 यूनिट्स जो है वो ओवरऑल FY25 में रिकॉर्ड सेल हैं, जबकि परसेंटेज में बात करें तो 43% का इजाफा जो है वो देखा गया। इसी तरह अगर जून के महीने की बात करें तो कार सेल्स का जो नंबर है वो 21,773 यूनिट्स इस महीने में जो है वो फ़रोख्त हुए हैं, और परसेंटेज के हवाले से 64% जून 24 से जो है वो इजाफा है। जबकि ट्रक और बसेस की अगर बात करें तो ट्रक और बसेस में ओवरऑल नंबर 5,232 बसेस और ट्रक जो हैं वो सोल्ड हुए हैं। परसेंटेज में 98% का इजाफा है, जो कि बड़ा इजाफा है। और जून के नंबर्स की अगर बात करें तो 737 ट्रक एंड बसेस जो हैं वो इस जून के महीने में बेचे गए हैं, जबकि 146% जो है वो रिकॉर्ड हुई है। तो एक बड़ा इजाफा है ऑटो सेल्स का ओवरऑल। शहबाज, ऑटो सेल्स के नंबर्स बड़े पॉजिटिव हैं, ख़ास तौर पे ट्रक्स एंड बसेस की अगर बात करें तो 146% मंथ ऑन मंथ अगर जून से कंपेयर करें लास्ट ईयर, और ओवरऑल अगर बात करें तो 98% का इजाफा है FY25 में। आई थिंक ये हम काफ़ी हफ्तों से ही बता रहे हैं कि जो मोमेंटम है स्पेशली ऑटो सेल्स का वो रोबस्ट है, और हम देख रहे हैं कि स्पेशली देखिए होया ये है कि यस हमने देखा है कि ये साल अब एंड हो गया और 43% की हमने ग्रोथ देखी है। और नंबर अगर हम नंबर में देखें तकरीबन 1,50,000 की गाड़ियाँ हमने बेची हैं। अगर आप ये पीक देखें 2017 में जो आया था वो तकरीबन 3.5 लाख गाड़ियों का था, तो गुंजाइश तो बहुत है। गिवन कि स्पेशली इन्फ्लेशन नेक्स्ट ईयर विल बी प्रॉब्ली इन सिंगल डिजिट्स ओवरऑल, और इंटरेस्ट रेट्स भी यहाँ मज़ीद कम हो सकते हैं, तो हम देख सकते हैं ओवरऑल जो डिमांड होगी जो पैसेंजर कार्स की है वो रोबस्ट रहेगी। तो हम ये ग्रोथ हो सकता है 43% की ग्रोथ ना देखें, बट वी कैन सी डबल डिजिट ग्रोथ इन ईयर्स टू कम, तो ये चीज़ तो अच्छी है। अगर आप जहाँ तक ट्रक्स और बसेस की बात कर रहे हैं, उसकी अगर आप देखें जो हाई कार सेगमेंट है उसमें ग्रोथ इज़ फिनोमिनल, तकरीबन डबल ग्रोथ आई है कंपेयर टू पैसेंजर कार्स। तो उसका जो मेजर बेनिफिशियरी अगर आप देखें वो या हीनो होता है या गंदारा ऑटोमोबाइल या गंदारा इंडस्ट्रीज़ होता है। तो आप ये देख भी रहेंगे, स्पेशली इवन लास्ट भी हमने मेंशन भी करा था और इस हफ्ते भी आप देखें जो ऑटो सेक्टर में जो रैली देखी है स्पेशली इन दीज टू कंपनीज़ वो रिमार्केबल थी। और हम ये काफ़ी टाइम से जिक्र कर रहे थे कि इसकी आप बैलेंस शीट देखें इतनी रोबस्ट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखें हमें नंबर्स देख लिए कि LCVs के आ गए हैं, ट्रक्स के आ गए हैं, D-Max के आ गए हैं, इसूजू के आ गए हैं। तो ये देखते हुए हम अभी भी रिट्रेट कर रहे हैं और रीइंफोर्स करते हैं कि जो अभी अपकमिंग रिजल्ट्स होंगे स्पेशली फॉर दीज टू कंपनीज विल बी रोबस्ट। अगर आप देखें लास्ट क्वार्टर इसका आउटस्टैंडिंग क्वार्टर था, रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी, तो स्पेशली दिस जून एंडिंग क्वार्टर विल बी अनदर रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी। सो अगर हम कुछ इस तरह बात कर लेंगे ट्रक्स की या LCV जो पिकअप सेगमेंट है उसकी क्यों ऑफ कोर्स क्यों आपकी हमने ग्रोथ देखी। नंबर वन स्पेशली यस हमने एक्टिविटी तो देखी है, GDP ग्रोथ हुई है, सबड्यूड है। आगे जाके GDP ग्रोथ मजीद बढ़ सकती है, इसके बाद हम मजीद देख सकते हैं। जो रिकोडेक है वहाँ भी हमने देख रहे हैं कुछ उसकी वजह से प्रोक्योरमेंट्स हो रही हैं और डिफरेंट को कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। तो हमें नज़र ये आ रहा है कि नंबर जो लास्ट मंथ जो ट्रक्स का नंबर स्पेशली अगर आप गंदारा इंडस्ट्रीज के देखें तकरीबन 466 का है, वो हमें लग रहा है कि ये नंबर कंटिन्यू नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है। तो इसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है प्राइस परफॉर्मेंस स्टॉक वाइज वो मज़ीद हम यहाँ से अच्छी देख सकते हैं। और हमने ये भी लास्ट टाइम जिक्र करा था कि जो लास्ट 12 मंथ्स जो गैल की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो तकरीबन 45 रुपीज़ की थी। अगले 12 महीने में ये देख रहे हैं ये प्रॉफिटेबिलिटी 45 नहीं 90 रुपये हो सकती है। तो 90 रुपये की वजह से अगर आप 100 रुपये अर्निंग कर लें और अभी ये 500 रुपये में चल रहा है तो 5 टाइम्स वैल्यूएशन। तो अभी भी इसमें गुंजाइश बिल्कुल है ओवरऑल कि हम यहाँ देख सकते हैं मज़ीद यहाँ से मार्केट में परफॉर्मेंस नज़र आएगी इन दो स्टॉक्स में। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं रेमिटेंसेस के हवाले से। तो रेमिटेंसेस नंबर भी बड़े पॉजिटिव रहे और रेमिटेंसेस की ओवरऑल बात करें तो FY25 के जो नंबर्स हैं 38.2 बिलियन USD और एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा बेहतर नंबर्स हैं इस बार FY25 में रेमिटेंसेस के। और अगर जून की बात करें तो जून में $3.41 बिलियन हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर अगर बात करें कंपेयर टू जून 24 तो 8% का डिक्लाइन है। बट ओवरऑल नंबर FY25 के बड़े ज़बरदस्त है। शहबाज, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो है वो कहीं पे भी जो है फैसिलिटेट तो नहीं करते हैं, मगर वो पाकिस्तान में एक अपना बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं और इस बार तो माशाल्लाह $38.2 बिलियन तक पहुंच चुके हैं।
नेक्स्ट आप क्या देख रहे हैं कि हुकूमत अब कौन सा टारगेट रखने जा रही है रेमिटेंसेस को देखिए इस साल जो ग्रोथ रेमिटेंसेस में हुई है वो 27% हुई है, विच इज़ रिमार्केबल, जिसकी वजह से आपने देखा है कि रुपी जो पूरे साल ऑलमोस्ट स्टेडी, उसमें रेमिटेंस का एक बड़ा किरदार है। और अगले साल अगर आप टारगेट देखें तकरीबन हुकूमत का आई थिंक 39-40 बिलियन का है। सो वी एक्सपेक्ट कि ये टारगेट ऑलमोस्ट गवर्नमेंट अचीव कर लेगी ओवरऑल। बट अब मार्केट में जो कुछ रूमर्स हैं कि स्पेशली बिकॉज अगर आप देखें 2008 में जाएं, चाहे रेमिटेंस तकरीबन आपके सिंगल डिजिट्स के थे, उस वक्त गवर्नमेंट ने बैंक्स को इंसेंटिव दिया था इन ऑर्डर टू गेट रेमिटेंसेस थ्रू फॉर्मल चैनल्स, कुछ इनको इंसेंटिव दिया जाता था। वो इंसेंटिव ऑफ कोर्स जब रेमिटेंस की अमाउंट 8.5 अरब की थी, अब वही अमाउंट 38 बिलियन की हो गई है, तो वो इंसेंटिव बहुत बढ़ गया है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये हो रहा है कि ये इंसेंटिव को आप इसको ख़त्म कर दें। तो हमें ये लगता नहीं कि ये ख़त्म होने की वजह से कि रेमिटेंस कम होंगे, बिकॉज अगर आप देखें ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स जो आपके इमिग्रेंट्स हैं वो ओवर अ पीरियड बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हमने ट्रेंड देखा है कि जो इमिग्रेंट्स जो स्पेशली यूएई में होते थे वहाँ हमें कुछ कमी देखी है, और मगर वही शिफ्ट हमने देख लिया कि सऊदी अरेबिया में आ गया। आप इस तरह समझेंगे वो एवरी 7 आउट ऑफ 10 इमिग्रेंट्स वो सऊदी अरेबिया से आता है। सो हम मज़ीद देख सकते हैं कि येस ये ग्रोथ जो हमने देखी 27% की, ये कंटिन्यू शायद ना हो, बट रेमिटेंसेस कैन रिमेन रोबस्ट एट दीज लेवल्स विच इज़ इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से आपको रुपये की एक स्टेबिलिटी मिलेगी। सो येस, मगर आई थिंक अगर आपको रेमिटेंस को यहाँ से मज़ीद फ़रोग देनी है तो इंस्टेड ऑफ गिविंग इंसेंटिव्स टू द बैंक्स, अगर आप डायरेक्ट इंसेंटिव्स लाइक कैश इंसेंटिव्स दे दें टू द रेमिटर्स, ये जो पैसे भेज रहे हैं, तो आई थिंक मजीद हम यहाँ ग्रोथ दे सकते हैं। और आई थिंक एक और जो मेजर रीज़न फॉर इंक्रीज इन रेमिटेंसेस है वो इसकी हम देखा है कि पिछले साल या उससे पिछले साल बहुत सारे पैसे थ्रू इनफॉर्मल चैनल्स आते थे, अब वो चीज़ें थ्रू फॉर्मल चैनल्स आ गई हैं। तो इंपॉर्टेंट अच्छी बात यह है कि रेमिटेंसेज जो 38 बिलियन के हमने इस साल देखे हैं वो अगले साल भी इस नंबर पे क्लोज हो सकते हैं, इससे ऊपर हो सकते हैं, तो जो एक बड़ा सपोर्ट होगा फॉर अ करंट अकाउंट एंड एक्सटर्नल अकाउंट गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, एक खबर और है जो कि लास्ट वीक भी आपने बात की थी, अब फिर से नेक्स्ट फोर्टनाइट आ रही है, और फ्यूल प्राइसेस के हवाले से ये स्पेकुलेशन है कि 3 रुपीज़ HSD और 3 रुपीज़ जो है वो डीजल प्राइसेस पे दोबारा पेट्रोल और डीजल पे दोनों पे बढ़ सकते हैं। इसका क्या इम्पैक्ट होगा और इसको किस तरह देख रहे हैं कि किस तरह एडजस्टमेंट हो सकती है आगे, क्योंकि लास्ट हमने फोर्टनाइट पे देखा था गवर्नमेंट ने उसको स्टेबल रखा था, तो अब क्या देख रहे हैं? देखिए, हमने लास्ट वीक भी हमने मेंशन करा था जो ऑयल प्राइसेस थी जून के जो लास्ट वीक 2 वीक्स उसमें काफ़ी बढ़ गई थी। फिर हमने ये ट्रेंड देखा कि ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही थी, इसकी वजह से हो सकता था देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि हमने जो प्राइसेस देखी बोथ डीजल और पेट्रोल की जो 1 जुलाई से तकरीबन 8 या 9 रुपये बढ़ी, ट्रेंड ये लग रहा था कि प्राइसेस कम हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट ने लास्ट फोर्टनाइटली ये करा कि प्राइसेस 10 रुपये से तो बढ़ाई, मगर उसमें एडजस्टमेंट्स कुछ इन्होंने IFM में कर दी और दूसरी एडजस्टमेंट पेट्रोलियम लेवी में कर दी, तकरीबन 2 से 2.5 रुपये की कर दी। पर अगर आप ट्रेंड देखिए फॉर द लास्ट 11-12 डेज जो एक्स रिफाइनरी प्राइसेस है वो मोर और लेस फ्लैट है कंपेयर टू लास्ट फोर्टनाइट। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो प्राइसेस जो 15 जुलाई को अनाउंस होंगी वहाँ मज़ीद इजाफा देख सकते हैं, तकरीबन 3 से 5 रुपये का, जिसकी आई थिंक मेजर वजूहत एक्स रिफाइनरीज तो फ्लैट हैं, बट आई थिंक रुपये की थोड़ी बहुत डिप्रिसिएशन है, और एक और जो एलिमेंट है वो प्रीमियम का है और थोड़ा कस्टम ड्यूटी का है, और प्लस अगर हम 3 से 5 रुपये तो सिर्फ एक्स रिफाइनरी प्राइसेस बढ़ रही इनकी वजह से, बट अगर आप गवर्नमेंट PL को एडजस्ट कर लेती है तो हम दोनों में देखेंगे पेट्रोल और डीजल में तकरीबन 5 से 6 रुपये का इजाफा देख सकते हैं। तो अगर ये जो पेट्रोल प्राइसेस रिवाइव हो जाती हैं, और प्रीवियसली भी इनमें प्रीवियस फोर्टनाइट से पहले एक जंप हुआ था, नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होने जा रही है 29 जुलाई प्रोबेबली, उस पर फिर आप क्या देख रहे हैं, कुछ चेंज नज़र आ रहा है? देखिए, अगर इससे जो बड़ा इम्पैक्ट है ना वो गैस प्राइसेस का हम देखेंगे। जो गैस प्राइसेस हमने देखी हैं कि ऑलमोस्ट फ्लैट रही हैं, बट गवर्नमेंट ने फिक्स चार्जेस बढ़ा दी, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट ऑन द इन्फ्लेशन वो ज़्यादा होगा। तो अगर इस फैक्टर को देखें, हाई ऑयल प्राइसेस देखें और अनसर्टनिटी है रिगार्डिंग टैरिफ्स, US टैरिफ्स, so I think it's too early for the state bank to go for an aggressive cut. मगर अगर आप इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन देखें तकरीबन अगले साल भी 7 से 8% की है, गवर्नमेंट का टारगेट भी आगे भी चाहिए, तो गुंजाइश तो है, बट आई थिंक इस टाइम जो जुलाई में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि स्टेट बैंक दोबारा स्टेटस को अज्यूम करे, बट गोइंग फॉरवर्ड देयर इज़ अ रूम के मज़ीद जो अभी इंटरेस्ट रेट तकरीबन 11% पे है वो 10% पे आ सकते हैं ओवरऑल। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें।
सो चलते हैं अब हम अपने गेस्ट की तरफ। फवाद बसीर, हेड ऑफ रिसर्च के ट्रेड, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद, वेलकम टू द शो। और यूबीएल का आज रिजल्ट आया फवाद, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट है। 8 रुपीज़ का डिविडेंड उन्होंने अनाउंस किया है सेकंड क्वार्टर पे। किस तरह देख रहे हो ओवरऑल इस रिजल्ट को? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी, यूबीएल ने जो आज सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स दिए हैं उसमें जैसे आपने बोला तकरीबन 8 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। और ये स्टॉक स्प्लिट के बाद है। एक चीज़ नोट करने वाली है, और इसके अंदर जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग्स हैं वो तकरीबन 21% से डिक्लाइन हुई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर देखें तकरीबन 89% से अर्निंग्स इम्प्रूव हुई हैं। एक जो खातिरदार चीज़ जो देखने वाली है यूबीएल के रिज़ल्ट में वो है इनकी डिपॉजिट ग्रोथ। 26%, अबव 26% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिपॉजिट ग्रोथ आई है, जो कि की मेट्रिक्स होता है एक बैंक का और यूबीएल के साइज़ के बैंक का। अब ये यूबीएल के जो डिपॉजिट का आउटले है वो तकरीबन 4 ट्रिलियन से ऊपर चला गया है। और अगर आप इसको इंडस्ट्री से कंपेयर करें, इंडस्ट्री के जो अभी तक पब्लिश नंबर्स हैं वो हैं तकरीबन 10.7 के, तो तकरीबन 15% से इसने आउट परफॉर्म किया है इंडस्ट्री को। और यही रीज़न है कि इसकी जो टॉप लाइन है, जो नेट इंटरेस्ट इनकम होती है एक बैंक की, वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ आई है उसके अंदर। और जो पिछले साल के अंदर हमने इंटरेस्ट रेट का डिक्लाइन देखा है उसको मिटिगेट किया है डिपॉजिट ग्रोथ ने। अच्छा, इससे पहले जब रिज़ल्ट आने से पहले ये एक्सपेक्टेशन थी कि एक यूबीएल की बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट बुक है और उसके ऊपर कैपिटल गेंस भी बहुत खड़े थे। जो एक दूसरा एलिमेंट बैंक की अर्निंग का होता है वो होता है नॉन फंडेड इनकम का। नॉन फंडेड इनकम के अंदर कैपिटल गेंस एक की एलिमेंट है जिसकी अंदर एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत बड़ा कैपिटल गेन रिकॉर्ड होगा, बिकॉज उनका अनरियलाइज्ड सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन ऑन इन्वेस्टमेंट्स वो काफ़ी उसका अमाउंट बड़ा था। तो अब हुआ ये है कि बिकॉज उनकी टॉप लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग आई थी, इस बार सेकंड क्वार्टर के अंदर जो कैपिटल गेन रिकॉर्ड किया गया वो बहुत ही ज़्यादा नहीं है, बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट है, तकरीबन 2 अरब के करीब। एंड उसने रिज़ल्ट को ड्राइव नहीं किया। एक चीज़ जो इसके अलावा दूसरी चीज़ ये थी कि जैसे रेगुलेशन चेंज हुई थी आफ्टर दिसंबर कि बैंक्स को लोन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी आफ्टर द एडीआर टैक्स अबॉलिशमेंट, तो उसके बाद बैंकों ने वापस इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया। अभी भी स्प्रेड अवेलेबल है जिसकी वजह से बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा हैं और वो ही इन्वेस्टमेंट पे डिप्लॉय हो रही हैं और बैंक उसके ऊपर स्प्रेड कमा रहा है फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट फ्रंट। तो जो लोन बुक है वो थोड़ी नॉमिनल रही है, उसके अंदर भी ग्रोथ आई है, लेकिन उसका क्वांटम इतना छोटा है कि इतनी ज़्यादा खातिरदार नहीं है, बिकॉज उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं आया है और एसेट क्वालिटी अच्छी है। यूबीएल के रिवर्सल्स भी आए हैं प्रोविजंस के अंदर। एक एलिमेंट जो है जिसके अंदर थोड़ा सा इंक्रीज़ हमने ज़्यादा देखा है वो है टैक्स का एलिमेंट। जो प्रिस्क्राइब्ड रेट है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड FBR, ये तकरीबन 54% का इफेक्टिव टैक्स रेट होना चाहिए बैंक्स का, लेकिन यूबीएल का इफेक्टिव टैक्स रेट इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 61% का है। तो हो सकता है इनके कोई पुरानी पेमेंट्स हों जिसके जो हुई हों जिसकी वजह से ये इफेक्टिव टैक्स रेट थोड़ा ज़्यादा आया है और गोइंग फॉरवर्ड ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। अच्छा फवाद, अगर आप ये देखें स्पेशली जो टैक्सेशन था इस क्वार्टर अबाउट 61% का था। जहाँ तक टैक्सेशन की बात है, आई थिंक अगर आपसे अकाउंट्स देखें इन FY 23 एंड 24 कुछ FBR ने कुछ इनके डिसअलाउड एक्सपेंसेस थे वो अलाउ नहीं करे, जिसकी वजह से टैक्सेशन जो हमने लास्ट क्वार्टर देखी 53% थी वो 61% आई। तो आई थिंक ये बात तो आप सही बोल रहे हैं कि डेफिनेटली आगे जाते हुए जो टैक्सेशन है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो जिसकी वजह से अगर आप ये एक चीज़ फोकस करें कि जो UBL का जो रिज़ल्ट है, अगर आप देखें इट्स अ डिक्लाइन 21% क्वार्टर एंड क्वार्टर। मगर जो ऐसे फवाद जो मेंशन कर रहे थे कि यस इसमें जो अच्छी बात है वो जो आउटस्टैंडिंग चीज़ है, जो डिपॉजिट्स हैं वो 26% से ग्रो हैं कंपेयर टू इंडस्ट्री। सो यस जो बैंक है अपने एसेट्स को जो फंड कर रही है, वेदर वो इन्वेस्टमेंट्स हो एडवांसेस हो, थ्रू हायर डिपॉजिट्स है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि यस इंटरेस्ट रेट तो नीचे आया है बिकॉज ऑफ हायर डिपॉजिट्स। स्पेशली करंट अकाउंट डिपॉजिट अगर आप UBL के देखें वो 53% है।
तो जिसकी वजह से इसकी नेट इंटरेस्ट इनकम स्पेशली लास्ट क्वार्टर में भी और इस क्वार्टर में भी काफ़ी बढ़ गई है। तो ये चीज़ तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है फ्रॉम बैंकिंग परस्पेक्टिव। फवाद, एक और चीज़ बताएं कि अगर हमने इस बार देखा है कि जो कॉस्ट टू इनकम रेशो है यूबीएल का, वो तकरीबन 31% 32% आया है कंपेयर टू लास्ट फ्यू क्वार्टर्स जो अराउंड 25-26% था। तो इसका क्या रीज़न है कि हमने देखी है कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं इस क्वार्टर आपके? देखिए, इसके अंदर हुआ ये है कि ओवर द पास्ट 2 to 3 क्वार्टर्स यूबीएल ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई है, जिसके अंदर उनका जो रिटेल बैंकिंग सेगमेंट है उसकी जो सारा स्ट्रक्चर होता है वो उन्होंने रिवाइटलाइज़ किया है। उन्होंने इंसेंटिवाइज़ किया है अपनी टीम्स को कि जितने ज़्यादा वो परफॉर्मेंस बेस्ड कमीशन स्ट्रक्चर्स उन्होंने रखे हैं, जिसकी वजह से और उसका रिज़ल्ट हम लोग देख रहे हैं डिपॉजिट ग्रोथ के अंदर। ये डिपॉजिट ग्रोथ जब इस लेवल पे नहीं थी, डबल डिजिट ग्रोथ में नहीं थी इन 1Q, लेकिन इंक्रीज़ था ज़रूर और इट वाज हायर देन द अदर बैंक्स। सो जब वो हमने देखा था और फिर हमारी मैनेजमेंट से भी डिस्कशन हुई थी, फिर हमने रिजल्ट्स भी फॉलो किए थे, इस पे कुछ डिटेल रिपोर्ट भी लिखी थी, उसके अंदर भी हमने ये मेंशन किया था। और जब हमारे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर भी हम लोगों ने यही बात बोली थी कि रिकैलिब्रेशन ऑफ द रिटेल बैंकिंग नेटवर्क ये सबसे एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसकी वजह से डिपॉजिट्स ड्राइव हुए हैं। और जाहिर सी बात है जब आप रिकैलिब्रेशन करते हैं और इंसेंटिवाइज करेंगे तो उससे कॉस्ट भी आपकी थोड़ी बहुत ऊपर गई है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट अगर हम देखा है रिजल्ट में, जो स्पेशली इस बार जो अगर आप देखें पिछले 2 सालों से आई थिंक यूबीएल वाज गिविंग डिविडेंड्स ऑफ 11 रुपये आफ्टर स्टॉक स्प्रेड जो 5.5 रुपये हो गया था और मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी कि डिविडेंड 7 से 8 रुपये आएगा। सो व्हाट डू यू थिंक गिवन बैंक्स कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड लेवरेज रेशियो, ये बैंक की जो अग्रेसिव डिविडेंड पे आउट पॉलिसी है ये कब तक कंटिन्यू रह सकती है ओवरऑल? देखिए, देयर 2 साइड्स टू दिस। अगर तो बैंक बिल्कुल एक स्टैग्नेंट सिचुएशन में होता और फिर भी पे आउट कर रहा होता तो इसका जो इक्विटी है, जो रिजर्व्स हैं, वो नीचे जा रहे होते हैं। बट द बैंक इज़ ग्रोइंग ऑन वन साइड एंड द प्रॉफिटेबिलिटी इज़ ऑल्सो बीइंग मेंटेन्ड ऑन वन साइड। सही है, ये इम्पैक्ट हमने देख लिया है, थोड़ा बहुत अर्निंग्स के अंदर डिक्लाइन आया है, बट गोइंग फॉरवर्ड आफ्टर दिस रीप्राइसिंग इज़ कम्प्लीट लेकिन जो बैलेंस शीट ग्रोथ हमने देखी है इस बार, तो मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड ये एक सस्टेनेबल रेशियो आप देख रहे हैं। और ये भी आप देखें कि पिछले क्वार्टर में इसकी जो पे आउट रेशियो था वो थोड़ा नीचे की तरफ था, तकरीबन 38% के करीब था और अभी वापस ये तकरीबन 70% के करीब आया। तो ये एक बैंक का अपना एक इंटरनल पॉलिसी है जो कि ये फॉलो कर रहे हैं, जो कि अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना चाहते हैं। एंड मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी पॉलिसी है। एंड इफ़ दे आर एबल टू डू इट विदाउट इम्पैक्टिंग देयर कार रेशियो, और जो कि हम लोग देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो नहीं रहा क्योंकि बैंक ग्रो हो रहा है और लोन्स जो रिस्क वेटेड एसेट्स हैं आपके वो लिमिटेड हैं, तो मुझे लगता है ये पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। ओके, अच्छा, अगर आप ये देखें ओवरऑल, अगर आप वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से हम यूबीएल की बात करें तो यूबीएल इज ट्रेडिंग एट अ प्राइस टू बुक ऑलमोस्ट 2 टाइम्स। अच्छा, इन्वेस्टर्स को हम ये बता दें कि येस, जो बैंक की इस बार जो बैलेंस शीट है, अर्निंग्स तो 11 रुपये से ग्रो हुई है क्वार्टर एंड क्वार्टर, बट बैलेंस शीट जो इक्विटी है वो तकरीबन 30% से ग्रो हुई है। बिकॉज अगर आप देखें कि यूबीएल की जो इन्वेस्टमेंट बुक है वो बहुत अग्रेसिव है, वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बुक है जिसके तकरीबन 8 ट्रिलियन के इसके इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिसकी वजह से रीवैल्यूएशन सरप्लस खड़ा हुआ है। अगर आप रीवैल्यूएशन सरप्लस देखें, लास्ट क्वार्टर तकरीबन ये अराउंड 73 बिलियन का था और इस क्वार्टर ये अराउंड 140 बिलियन का हो गया, जिसकी वजह से आपने देखा अर्निंग्स तो तकरीबन 11 रुपये से बढ़ी है, बट बैलेंस शीट या इक्विटी जो है बुक वैल्यू वो 30 रुपये से बढ़ी है। जो अभी जो करंट जो बुक वैल्यू है यूबीएल की बेस्ड ऑन न्यू नंबर ऑफ शेयर्स अराउंड 170 रुपीज़ है। तो अगर आप देखें अभी करंटली ये प्राइस टू बुक पे 2 टाइम्स चल रहा है। तो फवाद ये बताएं कि अगर हम यूबीएल की प्राइस टू बुक देखें तो वो 2 टाइम्स है और डिविडेंड जो है वो तकरीबन 10% से कम हो गया। अगर इसी को हम कंपेयर करें विद लाइक एचबीएल एंड नेशनल बैंक एंड बैंक अल्फला, जो डिसेंट साइज बैंक्स हैं, उनकी वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हैं व्हेन यू कंपेयर टू स्पेशली प्राइस टू बुक। तो इन्वेस्टर्स को यहाँ क्या करना चाहिए और क्या समझते हैं कि क्या यहाँ भी यूबीएल में और गुंजाइश है, इन्वेस्टर्स को यहाँ भी यूबीएल लेना चाहिए या इसको बेच के कहीं और स्विच करना चाहिए? देखें शहबाज, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया है। और अगर आप हिस्टोरिकल बैंकिंग फाइनेंशियल्स देखें तो एक ज़माने में आपको याद होगा कि एमसीबी की वो प्रीमियम वैल्यूएशन मिलती थी और इसका जैसे आपने बोला कि यूबीएल का प्राइस टू बुक तकरीबन 2 टाइम्स है। उस टाइम पे एमसीबी यूज्ड टू ट्रेड अबव 2 टाइम्स
और वो उसका रीज़न ये था, उनकी क्लीन बुक थी बिल्कुल, ROE वाज अबव 20% इन कंपैरिजन टू अदर बैंक्स एट टाइम, डिपॉजिट ग्रोथ उनकी एक मेंटेन थी, एक स्टेबल ट्रजेक्टरी पे बैंक चल रहा था, जिसकी वजह से उसको एक प्रीमियम एलोकेशन दी थी। फिर हमने ये देखी कि ये जो प्रीमियम प्राइस टू बुक एलोकेशन होती है, ये हमने फिर देखना शुरू किया कि मीज़ान को एलोकेट होना शुरू हुई। मीज़ान को किस लिए एलोकेट होना शुरू हुई? क्योंकि उनकी डिपॉजिट ग्रोथ एक फ़िनोमिनल थी और बैलेंस शीट was also growing, their deposits were also growing, and their profitability was also growing. So we are seeing that in UBL after a very long time that their deposits are starting to grow, their balance sheet is growing, and the profitability is growing as well. तो जब ये तीन चीज़ों कंबाइंड आप रखेंगे तो इसको हायर मल्टीपल असाइन करना मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को करना चाहिए। एंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन चले सही है, मैं समझता हूँ कि वैल्यूएशन थोड़ी स्ट्रेच हो गई है, बट वंस वी रोल ओवर दीज नंबर्स, जब ये बैलेंस शीट इसकी रिलीज़ हो जाती है और ये हम लोग मॉडल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, मुझे लगता है कि इसकी गोइंग फॉरवर्ड अपसाइड फिर से बन जाएगी। एंड आई स्टिल मेंटेन बाय कॉल ऑन UBL एट दिस पॉइंट इन टाइम। एंड जहाँ तक रही आपकी दूसरे बैंकों की वैल्यूएशन रिमेन्स वेरी अट्रैक्टिव। देयर आर लॉट ऑफ बैंक्स दे स्टिल ऑफर अ लॉट ऑफ स्पेस ऑन देयर प्राइस टू बुक मल्टीपल्स, और उसके अंदर मुझे लगता है बैंक अल-फला, नेशनल बैंक, इवन HBL, ये ऐसे बैंक्स हैं जो कि अभी भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा फवाद, आपने स्टार्ट में एक बात की कि स्टॉक स्प्लिट्स जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मार्केट में UBL के अलावा हमने देखा कि 8 स्टॉक स्प्लिट्स विद इन दिस ईयर जो है वो सिंस 2025 स्टार्ट जो है वो हो चुके हैं। रिसेंटली भी कोहार्ट का भी हुआ। तो ये स्टॉक स्प्लिट्स कितने बेनिफिशियरी हैं ना सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए, और साथ साथ इसका जो इम्पैक्ट है वो किस तरह से एक छोटे इन्वेस्टर को भी इसका फ़ायदा होता है, और स्टॉक स्प्लिट्स बेसिकली अगर आम आदमी को समझाना चाहें तो उसको कैसे समझाएंगे कि है क्या? देखिए, स्टॉक स्प्लिट जो है उसके अंदर इसेंशली आपकी जो इन्वेस्टर की वेल्थ है वो चेंज नहीं होती है। होता क्या है कि अगर आप कोई नया इन्वेस्टर मार्केट में आते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई 1000 रुपये का आइटम है, ये आप ले लें, अच्छा आइटम है, ब्लू चिप आइटम है, तो वो थोड़ा हेजिटेंट होता है। स्टॉक स्प्लिट से इसेंशली आपकी शेयर होल्डर्स वेल्थ में कोई कमी या इंक्रीज़ नहीं आता है, लेकिन जब स्टॉक स्प्लिट हो जाता है जो ट्रेडेबिलिटी फैक्टर होता है उस पर्टिकुलर स्टॉक का, वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ हैं, फॉर इंस्टेंस आप देख लें यूनिलीवर देख लें, कुछ फार्मास्यूटिकल्स देख लें, इनके रेट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो और उनका फ्री फ्लोट भी कम हो जाता है। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ट्रेडेबिलिटी ऑफ द स्टॉक, दैट्स वाई दी स्टॉक स्प्लिट्स हैपन, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी, एंड देन इट गिव्स अ चांस फॉर द इन्वेस्टर्स टू एंटर द स्टॉक at an appropriate rate, and gives them an opportunity to easily get in and easily get out. आई थिंक आई एग्री विद फवाद। और अगर आपने देखें कि इस साल तकरीबन 8 स्टॉक स्प्लिट हुए हैं, और आई थिंक मज़ीद भी हम देखेंगे कुछ और स्टॉक स्प्लिट्स भी हम देखेंगे इन द वीक्स टू कम। आई थिंक उसमें अगर मैं कुछ आज एक अनाउंसमेंट आई थी फॉर ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज़, तो मोस्ट लाइकली एज अ पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी कि ये भी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करेगा। सो येस, सिंपल यही है कि स्टॉक स्प्लिट में आपकी वेल्थ हो ही रहती है, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टेबिलिटी है फॉर अ स्मॉल ट्रेडर वो बढ़ जाती है, और एक्टिविटी ओवरऑल हम बढ़ जाती है। अच्छा, एक और चीज़ बताएं फवाद कि यस, हमने देखा कि लास्ट 2 मॉनेटरी पॉलिसीज़ पे स्टेट बैंक का स्टांस तो स्टेटस को रहा है, और हमें पता है कि प्रॉब्ली एंड ऑफ दिस जुलाई एक और मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट है। तो आपका क्या वैसे आउटलुक है गिवन द मैक्रोइकोनॉमिक सिचुएशन कि स्टेट बैंक इस बार क्या करेगी इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग जो अपकमिंग है? देखें, हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान की, इट्स मच बेटर देन व्हाट वी यूज्ड टू और व्हाट वी सीन इन द पास्ट, और हमें लगता है कि हम लोग बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल रिज़र्व्स के नंबर आए हैं, ये हमारे हाईएस्ट रिज़र्व्स हैं सिंस 2021। कोविड के अंदर ये लास्ट हमने देखे थे रिज़र्व्स क्रॉसिंग 20 बिलियन। तो फ्रॉम रिजर्व्स एंड रेमिटेंसेस आप देखें, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस कमिंग इनटू पाकिस्तान, इन्फ्लेशन इज़ अंडर कंट्रोल। हमारी जो गवर्नमेंट की राइट नाउ बोरोइंग रिक्वायरमेंट है वो भी थोड़ी कंट्रोल के अंदर है। तो मे बी हमारा जो मेरा जो स्टांस है और हमारी रिसर्च का जो स्टांस है इज़ अबाउट 200 बेसिस पॉइंट्स ओवर FY26, सही है। और ये मुझे लगता है कि जुलाई के अंदर मे बी फ़ौरन ना करें, बिकॉज़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अभी इंटरनेशनल ऑयल प्राइस तो थोड़ी स्टेबल हो गई है, बट बीच में जो सप्लाई शॉक आया था उसकी वजह से एकदम से ऑयल प्राइस शूट कर दी थी, जिसकी वजह से लास्ट हमने मॉनेटरी पॉलिसी में देखा था कि थोड़ा ठहराव था।
अभी भी मेरे ख्याल से इंटरनेशनल ये जो आपने जो ट्रेड के इश्यूज चल रहे हैं एंड यूएस के जो टैरिफ इश्यूज चल रहे हैं, इसको मटीरियलाइज होने में तकरीबन 1 महीना तो लगेगा, और उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्याल से थोड़ा कॉशनरी स्टांस लेना चाहिए। और अभी मेरा अपना एक्सपेक्टेशन है कि इस जो जुलाई के एंड में मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेक्टेड है, अभी कैलेंडर रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है 42 डे के रूल के मुताबिक, उसके अंदर मुझे लगता है कि मॉनेटरी पॉलिसी थोड़े अनचेंज रहेगी। अच्छा, ये तो बताएं, मार्केट इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई 134,300 की हमने क्लोजिंग देखी तकरीबन लास्ट 2 वीक से। मार्केट काफ़ी बुलिश ट्रेंड में है, तो आप क्या समझते हैं यहाँ इन्वेस्टर्स को क्या रेकमेंड करना चाहिए? विच सेक्टर्स यू थिंक आर स्टिल ट्रेडिंग एंड डिमांडिंग वैल्यूएशंस? और अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो किस सेक्टर, तो हम बात कर लेंगे, तो कंपनी स्पेसिफिक बता सकते हैं कि यार गोइंग फॉरवर्ड इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? देखिए शहबाज, मुझे लगता है कि अभी बहुत सही है। बैंकिंग सेक्टर में हमने काफ़ी परफॉर्मेंस देख ली है, रेट्स भी काफ़ी बढ़ चुके हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर्स थोड़े टेंटेटिव होंगे इन लेवल्स के ऊपर, लेकिन वैल्यूएशंस पे जैसे हमने अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था, अभी भी बहुत जगह है वैल्यूएशंस के अंदर, और हमने स्टॉक पिक्स भी इन द बैंकिंग सेक्टर तो आपसे शेयर कर लिए थे। कमिंग ऑन टू सेक्टर हैवी, जो हैवी वेटेज सेक्टर्स, जिसके अंदर सीमेंट्स भी हैं, जिसके अंदर फर्टिलाइज़र भी हैं, और ENPs भी हैं। देखिए ENPs के अंदर जो मेन ट्रिगर है अभी वो सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन का है, विच विल मोस्ट लाइकली इम्प्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी अक्रॉस द एनर्जी चेन। इसके अंदर सिर्फ ENP के अंदर 4 कंपनीज हैं, उसके अंदर हमारे टॉप पिक्स OGDC हैं, पोटेंशियली POL फॉर डिविडेंड यील्ड, एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइस परफॉर्मेंस वी लाइक OGDC एंड मारी फॉर लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव। कमिंग ऑन टू सीमेंट्स, हमारे जो टॉप 4 पिक्स हैं इसके अंदर वो हैं लकी सीमेंट, फौजी सीमेंट, मेपल लीफ सीमेंट एंड DGKC। ये हमारे सीमेंट्स हो गए। एंड इन फर्टिलाइजर्स वी लाइक FFC राइट नाउ। I think there's still a lot of value to be found in FFC, and now as the farmer economics improves in the second half of 2025, we feel that the earnings will also recover. अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड कि आप क्या समझते हैं, ऑफकोर्स ये तो सब चीज़ें हमने अच्छी पॉजिटिव्स बात करनी है, व्हाट आर द की रिस्क फॉर द मार्केट जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से अगर यहाँ से करेक्शन मोड में जा सकती है? देखिए की रिस्क पाकिस्तान मार्केट के लिए हमेशा से वन थिंग दैट पाकिस्तान मार्केट नीड्स इज़ स्टेबिलिटी एंड क्लैरिटी, और ये तीनों फ्रंट से हम लोग देखते हैं, एक पॉलिटिकल साइड से, एक इकोनॉमिक साइड से और एक्सटर्नल शॉक से। ये 3 चीज़ें जो हम लोग देखते हैं, और राइट नाउ अभी तो स्मूथ सेलिंग लग रही है। आई डोंट थिंक देयर एनी हेडविंड्स फ्रॉम द पॉलिटिकल साइड ऑन द होराइजन। I think the government is working at an extremely high level in order to steer Pakistan out of or towards growth. इकोनॉमिक्स में हमारे सारे जितने मेजर हाई फ्रीक्वेंसी डेटा सेट्स हैं वो इम्प्रूवमेंट की तरफ हैं, बी इट बी OMC नंबर्स, सीमेंट नंबर्स, योर प्रोडक्शन नंबर्स, फर्टिलाइज़र भी वापस इंक्रीज़ की तरफ आना शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेशन इज़ इन कंट्रोल, interest rate is also under at an attractive rate where companies and industries are looking to start to expand their businesses again. And external side pe, yes, there are a few concerns, but I don't see them playing out in the near term or over the next 6 months. I think the worst is behind us, what we've seen in the past, and I feel that there is stability. So ye key risks ho sakte hain, anything any headwinds from these 3 elements can be detrimental for the market. Okay, thank you so much Fawad. अब हम चलते हैं कैंडल टॉक की तरफ। अगर आप देखें ये हफ्ता मार्केट ने क्लोज करा 134,300 के लेवल पे, मगर हमने देखा कि ड्यूरिंग द डे मार्केट 134,500 के लेवल पे बहुत रेजिस्टेंस कर रही थी, ऑल्दो मार्केट ने हाई बनाया 134,900। तो इस लेवल्स को देखते हुए हमें लगता है कि मार्केट ने क्लोज तो करा है 134,300 पे। जो पहला रेजिस्टेंस अगले हफ्ते हम देखेंगे वो 134,500 होगा,
और सेकंड रेजिस्टेंस कैन बी 135,000 लेवल। अगर हम सपोर्ट की बात करें, हमने इस हफ्ते देखा कि मार्केट ने लो बनाया 132,300 का, तो पहला सपोर्ट लेवल यही हो सकता है। अगर ये मार्केट इस लेवल को ब्रीच करेगी तो सेकंड सपोर्ट लेवल कैन बी 131,700। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप देखें बेस्ड ऑन RSI लेवल, मार्केट इज ट्रेडिंग अबव 70 लेवल, जिससे ये मालूम होता है कि मार्केट ओवरबॉट लेवल पे है। बट गिवन द ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, हमें लगता है कि मार्केट कैन सस्टेन द बुलिश रैली। अच्छा ठीक है शहबाज, अब नेक्स्ट वीक की कुछ वीकली जो हैपनिंग्स होने जा रही हैं उन पे कुछ नज़र डालते हैं। मंडे को लोड्स का FY25 का रिजल्ट है और उसके साथ साथ BWCL का भी फाइनेंशियल रिजल्ट है। देन ट्यूसडे पेट्रोलियम प्राइजेस, हमने पहले भी बात की, पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस जो हैं वो होपफुली के बढ़ने के इम्कानात हैं। वेडनेसडे PIB ऑक्शन है। देन थर्सडे FX रिजर्व्स एंड करंट अकाउंट नंबर्स जो हैं वो आने जा रहे हैं। देन फ्राइडे को SPI एंड सीमेंट प्राइजेस नंबर्स। अच्छा, ये तो था नेक्स्ट वीक का इवेंट कैलेंडर। अब कुछ एक्सपर्ट टेक ले लेते हैं और एक्सपर्ट ओपिनियन जानते हैं। अच्छा शहबाज, हमने बात की बैंक्स आउट परफॉर्मिंग रहे इस वीक में भी और इससे प्रीवियस वीक में भी। अब नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने जाएगा, तो नेक्स्ट वीक में बैंक्स की ये मोमेंटम आप देख रहे हैं कंटिन्यू रहेगी? अगर आप देखें तो लास्ट 2 वीक्स मार्केट हैज़ बीन वेरी बुलिश, एंड स्पेशली लास्ट वीक जो फोकस था, हमने मेंशन भी करा था कि यस द फोकस ऑन इन्वेस्टर्स शुड बी द कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन। सो अब नेक्स्ट वीक 2 रिजल्ट्स हैं, लोड्स के और बेस्ट सीमेंट के हैं, बट वी स्टिल थिंक यस जो फोकस इन्वेस्टर्स का रहेगा वो कॉर्पोरेट स्पेसिफिक रहेगा कि किसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। हमने पहले भी आई थिंक मेंशन करा है कि ओवरऑल रिजल्ट्स हैं वो मोर और लेस विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर द मार्केट, तो मार्केट इसको अच्छा परसीव करेगी। मगर अगर आप मार्केट की बात करें तो नेक्स्ट वीक माई टेक स्पेशली विल बी रेंज बाउंड टू पॉजिटिव, बिकॉज नेक्स्ट वीक कुछ खास रिजल्ट्स नहीं है, सिर्फ 2 ही रिजल्ट्स हैं। बट अगर मार्केट और कोई ख़ास मार्केट मैक्रोइकोनॉमिक डेटा भी नहीं है जिसकी वजह से मार्केट इम्पैक्ट करे, तो अगर हमने देखा है कि लास्ट 2 वीक्स की मार्केट पॉजिटिव प्ले कर रही है, अगर मार्केट में कोई करेक्शन आता है वुड बी जस्ट प्रॉब्ली प्रॉफिट टेकिंग होगी, तो दैट शुड बी टेकिंग एज एन अपॉर्चुनिटी। और आप इन्वेस्टर्स को हमारा यही एडवाइस है कि आप अपने स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर दें, डू योर ओन रिसर्च एंड देन वट एवर दे थिंक यार मार्केट इज ट्रेडिंग एट अ मल्टीपल ऑफ 6.5 टाइम्स और कोई स्टॉक इज ट्रेडिंग एट बिलो द मार्केट मल्टीपल या वो अच्छी डिविडेंड यील्ड दे रहा है, तो वहाँ इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए और उस स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करना चाहिए ओवरऑल। सो हम क्या एक और इंट्राडे हाई देख सकते हैं नेक्स्ट वीक में भी? देखिए ओवरऑल हम देख रहे हैं कि एवरी फॉर द लास्ट 2 वीक्स मार्केट इंट्राडे हाई तो बना रही है, बट वो ये है कि कोई नेगेटिव खबर भी नहीं है और कोई पॉजिटिव भी नहीं है, तो देयर कुड बी अ पॉज इन द मार्केट। और जब रिजल्ट सीजन फुल फोकस में आएगा, जब अनाउंसमेंट्स आएंगे, बिकॉज अभी तो डेट्स भी नहीं आई है ना, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट वीक मार्केट रेंज बाउंड रहे एंड देन वीक्स टू कम जिस तरह से अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो मार्केट अपना नया मोमेंटम बना सकती है, एंड ओवरऑल वी कैन सी न्यू रिकॉर्ड्स इन द वीक्स टू फॉलो। थैंक यू सो मच शहबाज, और ये था इस हफ्ते का स्टॉक वॉच। हैव अ नाइस वीकेंड।